नमस्कार। एफपी लाइव में आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक बहुत ख़ास मेहमान, श्री लीलाधर मंडलोई जी। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम, एक जानी पहचानी शख्सियत। बहुत स्वागत है आपका सर। हम सब आपको सुनने के लिए बेताब हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। नमस्कार मित्रों। आज का ये जो जश्न हिंद का लाइव है उसमें सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, और इसके अलावा मृदुला जी का, वाजपेयी जी का, यानी कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जो मेरे कुलीग भी रहे हैं, और ममता जी का। आप तीनों का बहुत दिली शुक्रिया अदा करता हूं। एक बात तो ये है कि जो मृदुला जी हैं, उनका एक फाउंडेशन है, साक्षी फाउंडेशन, जिसके बारे में मुझे जानकारी थी। और इस कोरोना के दौर में उनके इस फाउंडेशन ने जो लोग अपने घर लौट रहे थे उनके लिए बहुत काम किया है। भोजन के अलावा उनके वापस लौटने का, उनके इलाज में जो कुछ संभव था मदद करने का, उनके फाउंडेशन ने काम किया है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आपके इस आयोजन में जरूर आऊंगा। और मुझे तो अपनी रचनाओं का पाठ करना है। तो एक बात मैं बता दूं कि मुराद ये होगी कि मैं कभी हूं तो कभी के जहन में कविता सुनाने के अलावा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जितनी विधाओं में लिखता हूँ उन विधाओं से आपको कुछ कुछ सुनाऊंगा। और आप जानते हैं कि जब बहुत सारी विधाओं को एक साथ पिरोना हो तो ये जरा थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आपको एक किताब से, एक स्टेज से, एक रचना से दूसरी रचना में ट्रांसेंड या शिफ्ट करना होता है। तो उसके लिए मुझे ना इकबाल का एक शेर याद आता है। बहुत अच्छा शेर है, कई लोगों ने उसे बार बार याद किया है। वो कुछ इस तरह से है कि पिरोना एक ही तस्बीह के बिखरे दानों को, पिरोना एक ही तस्बीह के इन बिखरे दानों को जो मुश्किल है, तो इस मुश्किल को आसा करके छोड़ूंगा। तो देखिए माशाल्लाह, ये कितना आसान हो पाता है। मेरे लिए कठिन तो बहुत है, लेकिन इकबाल साहब ने कहा है तो हम भी एक छोटी सी रिस्क ले लेते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये कामना करूंगा, ये दुआ करूंगा कि आप सब लोग कोरोना के इस दौर में पूरी तरह से सेहतमंद हो, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, और जितना मुमकिन है उतना अपने दोस्तों का, अपने परिवार वालों का और अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। हालांकि इस दौर में ये चीज़ ज़रा मुश्किल हो गई है, और संपर्क करने का इस तरह से कोई जरिया टेलीफोन के अलावा कुछ है नहीं। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं अपने एक छोटे से आत्म वक्तव्य से, जिसे शायद आप ये जान सकें कि मैं दरअसल क्या लिखता पढ़ता हूँ, और किस तरह का क्या है मेरा मानस, मेरा लिखना पढ़ना। तो उससे एक बात ये तय होगी कि आप समझ पाएंगे कि मैं चीज़ों को किस तरह से देखता हूँ, क्या लिखता पढ़ता हूँ, इत्यादि इत्यादि। मित्रों, रचना मेरे लिए एक सरोकार से अधिक चुनौती है, क्योंकि बाहर का यथार्थ बहुत हृदयहीन, हिंसक और वेगवान है, और बुद्धि वैभव के इस अतिक्रांत
संसार के बरक्स मैं अपनी रचना में मनुष्य के पास बहुत बुनियादी नातेदारी के साथ जाना चाहता हूँ। भले ही वहां मुझे सुअर का कच्चा गोश्त खाता हुआ कोई ओंगी आदिवासी मिले, या फिर नर्मदा को पुनर्व्याख्यायित करता हुआ बुजुर्ग अमृतलाल बिगड़ मिले। मैं रचना में एक पर्यटक या नृत्य शास्त्री होने की जगह पहले और अंत में एक संवेदनशील मनुष्य होने का स्वप्न देखता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं वो सिर्फ हम सरीखे जीवित लोगों की ही बपौती नहीं है। यहाँ जो लोग गुजर चुके हैं, जो हमारे बीच नहीं है, ये उनकी भी धरती है। तो मैं अपने रचना को जो जीवित हैं और जो मृतक हैं उनके अधिकारों तक अपनी रचना के सरोकार को बढ़ाना चाहता हूँ। अभी कितना मुमकिन है, कितना नहीं है, कितना कर पाया, ये तो वक्त के ऊपर छोड़ते हैं। एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं अपने लिखने को लेकर मैं 3 लोगों से बहुत प्रभावित रहा हूं। एक तो कबीर से, जिन्होंने 2.5 आखर की शिक्षा दी, बुद्ध से जिन्होंने करुणा का पाठ पढ़ाया, और टैगोर जिन्होंने मानवतावाद या कहें अंतरराष्ट्रीय मानवतावाद के पास हमारी आंखें खोली। और आज हम देख रहे हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं बहुत कम होती जा रही है। उसके कम होने में किसी व्यक्ति विशेष का गुनाह नहीं है या उसमें कोई कमी नहीं है। स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी है, जैसे अब आप इस लॉकडाउन में देख रहे हैं। मैं न जाने कितने लोगों के पास जाना चाहता हूँ, कितने लोगों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। और जो मारा मारी है इस दौर की, जीवन की, अपने को बचाने की, उसमें चीजें क्रमशः कम होती गई हैं, ये तीनों चीजें। ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मृदुला जी इतना काम कर रही हैं, वो मुझे माफ करें, लेकिन मैं एक बड़े समाज की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दौर में मीर बहुत याद आते हैं। मीर का एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी शायरी में तुक ये शब्द आता है। एक तो इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें एक ध्वनि है, दूसरा इस तरह का प्रयोग कम हुआ है या लगभग नहीं हुआ। और तुक का अर्थ तो आप जानते हैं, थोड़ा सा, जरा सा, इत्ता सा या चुनचुक सा, कम कम सा। तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ आज कोरोना के दौर में ही हमारा हासिल है। तो इस तुक को लेकर मैंने 3-4 पंक्तियां लिखी है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। तुक तुम हो, तुक मैं हूं। तुक तुम हो, तुक मैं हूं, तुक ये समय। तुक तुम हो, तुक मैं हूं, तुक ये समय। अब गुस्सा थूको, अब गुस्सा थूको, तुक आ जाओ। अब गुस्सा थूको, तुक आ जाओ, तुक प्यार कर ले, तुक प्यार कर ले। तुक में यानी इत्ते से में, तुक में सब है। तुम तुक हो, तुक मैं हूं। तो आज मुझे लगता है हमारे दौर की सबसे जरूरत यह है कि जितना भी हमारे पास वक्त है,
जो भी हमारे हालात हैं उनमें हम एक दूसरे से टूट प्यार कर ले। संकट है, सब तमाम चीजें हैं। अब मैं इन पंक्तियों के बाद अपनी कोरोना के दौर में जो कुछ कविताएं लिखी हैं, बहुत छोटी छोटी सी कविताएं हैं, और उन्हीं का मैंने चयन किया है। और उसका कारण ये है कि लंबी कविताओं में बात थोड़ी सी बिखर जाती है, और फेसबुक पर या यूट्यूब पर मेरी लिखी हुई बहुत सारी कविताएं हैं इस दौर की, और खासतौर उन मजदूरों को लेकर या उन प्रवासियों को लेकर जो अपने घर लौट रहे हैं। भास्कर चौधरी, दिलीप गुप्ता, नरेश विकल, और मुझे नाम ज्यादा याद नहीं आ रहे हैं, शर्मा जी, इन सब लोगों ने मिलकर अपने मन से फेसबुक की उन कविताओं को लेकर वीडियो बनाया है जो उपलब्ध है। तो मैं बिल्कुल नई जो कविताएं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नहीं आई, ऐसी छोटी छोटी सी कुछ रचनाएं सुनाता हूँ, और वो आज के दौर के लिए मौजूद है, प्रासंगिक है। पहली कविता है, आंखों में लहू भरे, आंखों में लहू भरे, वे कह रहे हैं अलविदा अलविदा। अपनी अपनी जगह छोड़ते, अपनी अपनी जगह छोड़ते, वे कह रहे हैं अलविदा अलविदा। लहू सूखा नहीं है, लहू सूखा नहीं है, और वो कह रहे हैं अलविदा अलविदा। दूसरा एक चित्र देखिए, शवों को धर्म के आधार पर, शवों को धर्म के आधार पर प्लास्टिक के अनेक आकार के झोलों में पैक कर दिया गया है। परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के बिना अंत्येष्टि स्थल तय कर दिए गए हैं। उनके अंतिम नाम है, उनके अंतिम नाम है कोविड-19, जो रोज रोज धरती के भीतर और वायु यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जो रोज रोज धरती के भीतर और वायु यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। दोस्तों, उनकी पहचान नष्ट हो गई है, उनकी पहचान नष्ट हो गई है। आपको मालूम होगा कि एक पंक्ति ये भी बहुत मशहूर हुई थी, या पहले से ही बहुत मशहूर थी, आप पहचान लेंगे। मशहूर बंदिश थी, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। मशहूर बंदिश थी, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अब उनकी बंदिश है, अब उनकी बंदिश है, हम ही देखेंगे, हम ही देखेंगे, हम ही देखेंगे। ये एक और कविता है, इसका शीर्षक है मुल्क। इससे ज्यादा बदनबीस, इससे ज्यादा बदनसीब मुल्क कोई और क्या होगा? इससे ज्यादा बदनसीब मुल्क कोई और क्या होगा, जिन्होंने इस पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन्होंने इस पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। वे अपने ही देश में दर बदर शरणार्थी हैं, वे अपने ही देश में दर बदर शरणार्थी हैं। अगली कविता है, उसे पोटली ना कहें, उसे पोटली ना कहें, ना असबाब सर पर,
उन्हें पोटली ना कहें, ना असबाब सर पर, वे सलीब उठाए ना तमाम सफर में है, वे सलीब उठाए ना तमाम सफर में है। अगली कविता है, कल जब हम सब वक्त का एल्बम पलट रहे होंगे, कल जब हम सब वक्त का एल्बम पलट रहे होंगे, कितना मलबा हटाएंगे, कितनों को ढूंढना होगा। कितना मलबा हटाएंगे, कितनों को ढूंढना होगा। आज हम जिस पते पर हैं, आज हम जिस पते पर हैं, याद रहे शायद। आज हम जिस पते पर हैं, याद रहे शायद। कहर के बाद तो हम किस्सों कहानियों में होंगे, कहर के बाद तो हम किस्सों कहानियों में होंगे। अगली कविता है, सुनाएगा कौन हमारे बाद हमारी दास्तां। सुनाएगा कौन हमारे बाद हमारी दास्तां। ये जमाना तो हमारे सामने गूंगा हो गया, ये जमाना तो हमारे सामने गूंगा हो गया। अगली है, इस नए जमाने में एक नया निजाम है। इस नए जमाने में एक नया निजाम है। देश तो मेरा है, मैं खुद ब खुद डरने लगा, मैं खुद ब खुद डरने लगा। तो दोस्तों, ये इस दौर की कुछ बहुत छोटी छोटी सी कविताएं या कहीं चित्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब थोड़ा सा विषय परिवर्तन करते हैं। मेरी रुचि लोक कथाओं और लोक गीतों के संग्रह में रही है। तो मैं एक अंदमानी लोक कथा की पुनर्रचना आपके सामने पेश कर रहा हूं। और विश्व की जो 10 दुर्लभ जनजातियां हैं, उनमें से एक ये ऊंगी जनजाति है। ये लोग नेग्रिटिव मूल के हैं और पोर्ट ब्लेयर के पास एक द्वीप में पाए जाते हैं। और इस पुनर्रचना का शीर्षक है, पेड़ भी चलते हैं। एक दिलचस्प शीर्षक है, रोमांचक है। और ये कल्पना ही करना कि पेड़ भी चलते हैं, एक तरह का फंतासी लोक है। तो सुनिए, ये लोक कथा बहुत छोटी सी है। सृष्टि के आरंभ में पेड़ पौधे ऐसे नहीं थे। वे मनुष्यों की तरह चलते फिरते थे। तब मनुष्य उनके दोस्त हुआ करते थे। वो पेड़ पौधों को बच्चों की तरह प्यार करते थे, उनकी देखभाल करते थे। और तब पेड़ भी बहुत खुश थे। वे मनुष्य के साथ साथ चलते, शिकार पर जाते, उनकी मदद करते, और उनका जो सामान था वो सेवकों की तरह खुशी खुशी धोया करते थे। पेड़ तब मनुष्य के हर आदेश का पालन मन लगाकर किया करते थे। यदि बच्चे पेड़ की डाल पर बैठकर आदेश देते कि जंगल चलो, पेड़ तुरंत चल पड़ते। घर से कोई सामान लाने को कहते, वे दौड़ पड़ते। घर पर वे स्त्रियों के काम में हाथ बटाते।
कपड़े सुखाते, हवा देते, जरूरत पड़ने पर फल के अलावा घर बनाने को पत्तियां और डालियां देते। यानी वो पूरी भक्ति के साथ मनुष्य की सेवा में लगे हुए थे। कहते एक सुंदर जगह थी एलप, वहां आदमी दूर दूर से आते। एलप एक तरह से शेरगाह थी, यानी कि पिकनिक स्पॉट। लोग साल भर अपना काम करते और ठंड खत्म होने के पहले उत्सव के लिए वहां पहुंच जाते। बहुत भीड़ होती, जगह जगह के पेड़, सामान और आदमी को लादे आदे वहां आते और मनुष्य की खुशी में भरपूर शामिल होते। एक साल मनुष्यों ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तरह तरह के पकवान बने, शिकार लाकर कई तरह के गोश्त पकाए गए। पेड़ हर काम में उनके सेवक की तरह जुटे रहे। मनुष्यों ने उस दिन छक कर खाना खाया, शराब पी, उत्सव मनाया और फिर वापस जाने की तैयारियां होने लगी। पेड़ों पर फिर सामान लादा गया। इस बार सामान इतना अधिक हो गया कि पेड़ बोझ से झुकने लगे, वो चल नहीं पा रहे थे। फिर भी कोशिश करके वे धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। उनकी ये हालत देखकर कुछ लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभी इस हंसी में शामिल हो गए और हंसी का एक बहुत बड़ा वहां पर ठट्ठा सा बन गया। पेड़ इस उपहास से आहत हो उठे। उन्होंने सोचा, हमने इतनी सेवा की, इतनी भक्ति की और उसका हमें ये फल मिला। पेड़ों ने उसी समय फैसला किया कि वे मनुष्य की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, कोई सेवा टहल नहीं करेंगे। और कहते हैं पेड़ तभी से स्थिर हो गए। मनुष्य को हालांकि अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं उसी समय पेड़ों ने जो चलना फिरना बंद किया, तो आज तक वे स्थिर हैं और उनके दुखी होने के बारे में मनुष्य कुछ भी नहीं जानता। अभी आपने इस लोक कथा की पुनर्रचना को सुना और मुझे लगता है कि इसका जो संदेश है वो आपको मिला होगा कि मनुष्य कितना निर्मम होता है, कितना क्रूर होता है, कितना कठिन होता है और प्रकृति को लेकर उसमें वो करुणा, दया और प्रेम सींचते जाते हैं। और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। जगह जगह जो ग्लोबल वार्मिंग के संकट हैं, उसमें एक बात ये भी है। चलिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक और नई विधा में चलते हैं। दोस्तों, खतो किताबत का दौर अब चला है। अब कोई किसी को चिट्ठी नहीं लिखता, बस एक सोशल मीडिया है या फोन है, लेकिन उसमें वो बात कहाँ कि किसी के प्रेम को सहेज कर रखा जा सके। एक खत में तो मुमकिन है कि सालों साल वो खत बना रहे। हम सभी लोग एक जमाने में खत लिखा करते थे, लेकिन अब छोड़ दिया है। मैं आपको एक खत सुना रहा हूं। ये मैंने अपने एक दोस्त के नाम लिखा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसका नाम रघुनाथ सिंह आजमी। वो एक कथाकार था, पटकथा लेखक था और इसके साथ साथ शायरी, उसमें भी उसका अच्छा दखल था। तो
उसको जो चिट्ठी लिखी थी उसको पढ़ के सुनाता हूं। प्यारे भाई, कैसे हो? तुमने अपने खत में दिल्ली के दोस्तों, दिल्ली की साहित्य की हलचलों, बहसों आदि के बारे में पूछा था। तो बयानी या कहूं जुबानी कुछ यूं है, हो सके तो दिल पर पत्थर रख लें और पढ़ें ये हवाल। भोपाल मैं भूल नहीं पाता, सो जो याद रहता है वह भी इसमें शामिल है। तो दोस्त, यहाँ का हवाल कुछ ऐसा है कि मैं लौटता हूँ जब कभी दोस्तों में सुनना चाहता हूँ पहली सी मीठी गालियां, देखना चाहता हूँ चेहरे का गुस्सा, थोड़ा सा महा थोड़ा सा मलाल, ढेर सी चुहल। दोस्त, मैं लौटना चाहता हूँ जब कभी दोस्तों में सुनना चाहता हूँ पहली सी मीठी गालियां, देखना चाहता हूँ चेहरे पर गुस्सा, थोड़ा सा मलाल, ढेर सी चुहल। एक पूरी रात बहस में गुजार देने का ख्वाब लिए लौटता हूँ जब जब महफिल आधी रात के पहले ही उठने लगती है। अब वो पहले सा धीरज कहाँ, बदल गए हैं अब बातचीत के विषय। अमूमन अपने अपने समुदाय के लिए ऐसी लॉबिंग और इतनी महीन कि समझना एकाएक आसान नहीं। गठजोड़ और जोड़ तोड़ ही अब पसंदीदा विषय रह गए हैं। पंचवर्षीय योजना की पूर्व तैयारी से कहीं अधिक तैयार है। उनकी योजनाओं में पुरस्कार से लेकर प्रकाशन तक एक पूरा खाका दिमाग में कंप्यूटर चिप की तरह लगा है। गिराने उठाने की कवायद में मुक्तला महफिल में अब कोई नहीं करता संवाद आंदोलन के बारे में। मैं चाहता हूं सुनना जो जिन सरकारों के लिए लौटता हूं बार बार, उनसे कितना कम वास्ता है अब, ना सही कुछ और तो आपस के दुख सुख ही सही, पास पड़ोस की चिंताएं या विश्व की दारुण घटनाएं, अफगानिस्तान, नामीबिया, क्यूबा, सीरिया, कुछ नहीं कहा सुना जाता महफिलों में। मैं लौटता हूं और इस तरह लौटकर भर उठता हूं दुख और पश्चाताप में। मैं लौटता हूं फिर भी मैं लौटता रहूंगा कि लौटने में उम्मीद जाग जाग उठती है और इस तरह लौटना बंद नहीं होता। और बदस्तूर दोस्त यहाँ जो चल रहा है, ये उसकी छोटी सी फिल्म है। फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम उन विधाओं को बचाने की कोशिश भी करते हैं जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। और खास तौर पर मैं देखता हूं कि गद्येतर गद्य में बहुत सारी विधाएं धीरे धीरे अब अपना दम तोड़ रही हैं। आइए, अब जब हम लोग विधाओं की बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिल्म की दुनिया में चलते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जमाने में मैं फिल्म के बारे में लिखा करता था और खासकर किरदारों के बारे में लिखना मुझे बहुत पसंद था। उनका शिल्प मोटा मोटा सा एक रेखा चित्र की तरह होता था। अब रेखा चित्र भी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। तो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा मैं अशोक कुमार के बारे में सुनाना चाहता हूँ। यदि अशोक के अभिनय की चंद विशिष्टताओं के बारे में सोचें तो कुछ तथ्य सहज उजागर होते हैं जो उनके समकालीनों से उन्हें जुदा रूप में स्थापित करते हैं। मसलन अभिनय में टाइम मैनेजमेंट,
अंग संचालन में नैसर्गिकता, डायलॉग डिलीवरी में संवेदनात्मक प्रक्षेपण, आंखों, होठों और भौहों का भाव दशानुसार सक्षम प्रयोग, आवाज में मौलिकता की यथा संभव स्थापना और कैमरे के फ्रेम में फ्रेम के दबाव को एलिनिएट करने की अद्वितीयता। अशोक कुमार की इन खूबियों के साथ उन्हें एक आम फहम भारतीय चेहरा मिला, जिनमें तीखी भंगिमाओं की खूबसूरती, बॉडी लैंग्वेज की रेंज, ईश्वर प्रदत्त साधारण स्टेचर का बहुविध कलात्मक प्रयोग, देह के अन्य अंग संचालन मसलन हाथ, पांव, माथे को अभिनयात्मक कोण देने की विशिष्टता आदि। दादा मुनि की अभिनय की रेंज में सिर्फ गंभीरता नहीं, अपितु सहज उन्मुक्त हास्य भी है, यानी कि कॉमिकल एक्सटेंशन। ये एक मुश्किल कमाल है, किंतु विक्टोरिया नंबर 203 और शौकीन के दादा मुनि को याद करें, आप भीतरी हंसी से भर उठेंगे। कॉमेडियन की अतिरंजित मुद्राओं से भिन्न अशोक कुमार अभिनय की इज्जत में एक भिन्न अशोक कुमार दिखते हैं। वे उस छूटे हुए हास्य की सृष्टि करते हैं जो वस्तुतः कस्बे देहात के चरित्रों में मूल रूप से विद्यमान है। प्रतिनिधि हो सकने वाली कॉमेडी। इस कॉमेडी में आपको गहन सामाजिकता के दर्शन होते हैं। एक लंबा आलेख है, उसमें से मैंने ये एक पीस पढ़ा, एक और पीस पढ़ूंगा, और वो पीस मधुबाला के बारे में है। लोग कहते हैं मैंने न जाने कितना अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में लिखा होगा, कम लिखा है, लेकिन बड़ा मन होता है लिखने का, क्योंकि मैं कथेतर गद्य की विधाओं में कोशिश करना चाहता हूं लिखने की। मधुबाला, ईरानी सौंदर्य की अनुभूति। भारतीय रजत पट ने अगर सौंदर्य की कोई देवी ईजाद की है तो वो मधुबाला है, ना उसके पहले ना उसके बाद। गुलाबी सा गेहुआ रंग, घने सुनहरे केश, बादामी आंखें, रस भरे अधर और मासूम आकर्षण की गूंजती तेज। कहते हैं कि जितनी खूबसूरत वो थी, उतनी कभी पर्दे पर रूपांकित ना की जा सकी। रंगीन सिनेमा के दौर के लिए उनका जन्म समय से बहुत पहले हो चुका था। शायद के आसिफ अकेले ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने मुगल आजम में इस सौंदर्य की देवी के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश की। उनका सौंदर्य क्लासिकल परंपरा का कहा जाता है। वे सौंदर्य की किंवदंती बनने वाली अकेली अदाकारा थी। उनकी समूची देह सौंदर्य में डूबी थी। आंखें, चेहरा, अधर, भौहें, हाथ, पांव, केश, दांत, बाहें, वक्ष जैसे सभी अंग सौंदर्य में छलकते मुस्कुराते थे। वह भारतीय कम, ईरानी सौंदर्य की अप्सरा अधिक लगती थी। उसके व्यक्तित्व के रूप में उसका स्वाभिमान अलग से परिलक्षित होता था। यह स्वाभिमान मुगल आजम के संगमरमरी बुत में पूरे शबाब पर था, और मधुबाला अनारकली से खिलकर दुनिया में फैल गई थी। इस सौंदर्य की कोई मिसाल अब तक रजत पट पर यदि नहीं आ सकी, तो इसके पीछे ईश्वर प्रदत्त सौंदर्य की सरल गरिमा थी। तो ये दो टुकड़े मैंने आपको
सुना है। और मुझे लगता है कि एक रचनाकार को जो तमाम विधाओं से जुड़ा रहता है, वो दुनिया को देखता है, तो अगर कुछ उसे अच्छा लगता है तो उसके बारे में उसको लिखना चाहिए। अब चूंकि मधुबाला की बात हुई है, तो एक दूसरा तरह का मानस आपका जरूर बना होगा। उन सब की तरह तरह की रचनाओं को लेकर पसंद होती है। अब मैं कुछ कविताएं सुनाता हूँ और फिर हम चेंज ओवर करेंगे। और मैं विषय नहीं बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। कुछ कविताएं आनंद की होती है, अनुभव की हो नया हो, अनुभूति के गहरे एक तरह से जल से निकल कर आती हैं। अभी इतनी देर भी नहीं हुई कि आसमान ना छू सके। अभी इतनी देर भी नहीं हुई कि आसमान ना छू सके, कि एक तस्वीर ना बना सके, कि एक दो गाना ना लिख सकें, कि चाय घर में प्यार ना खोज सकें, कि चटोरेपन में हम स्वाद ना हो सकें, कि जो सोचा है अपने बारे में उसे पूरा ना कर सकें। यार, हम कमान से निकले तीर नहीं हैं। यार, हम कमान से निकले तीर नहीं हैं। हम अभी भी हम हैं। उम्र की तो ऐसी तैसी, उम्र की तो ऐसी तैसी। ये दूसरी है। वो कौन है जिसके होने से अब ये चांद ज्यादा खूबसूरत लगे है? वो कौन है जिसके होने से अब ये चांद ज्यादा खूबसूरत भवे है? अब हवा कुछ ज्यादा खुशबू पर नाचती लगे है। अब धूप पहाड़ों के शानों पर चढ़ती लगे है। अब हर ख्वाब नीलसर लगे है। सहरा में भी बारिश मचलती लगे है। अब ये लगे है तो सुभान अल्लाह क्या खूब लगे है। अब ये लगे है तो सुभान अल्लाह क्या खूब लगे है। इसे देखिए। शरद का लिहाफ ओढ़े, शरद का लिहाफ ओढ़े वो जो गुनगुना रही है इंतजार की बंदिश। शरद का लिहाफ ओढ़े वो जो गुनगुना रही है इंतजार की बंदिश। उसका दिल दहरी की आंख हो गया है। उसका दिल दहरी की आंख हो गया है। मेरे दिल का हाल ना पूछो, मेरे दिल का हाल ना पूछो। ऐसा आबी परिंदा है, धूप इसे कभी मिलती नहीं और छांव में पर जल जाते हैं। धूप इसे कभी मिलती नहीं और छांव में पर जल जाते हैं। ये जिंदगी है जाने मन, ये जिंदगी है जाने मन, फिल्म नहीं। इसे संवार लो प्रेम से, इसे संवार लो प्रेम से। क्योंकि इसमें कोई रीटेक नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई रीटेक नहीं होता। भीगी रेत है और मैं हूं, भीगी रेत है और मैं हूं। जो चित्र बनाता हूं वो तेरा ही होता है। जो चित्र बनाता हूं वो तेरा ही होता है। ये ऐसा होता है तो आखिर होता क्यों है? ये ऐसा होता है तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए, ये थोड़ा सा आपका मूड कुछ बदला होगा, क्योंकि हम लोग जिन तकलीफों के बीच में रह रहे हैं, कई बार हमें इस तरह की रचनाओं की भी जरूरत होती है जो जिंदगी में एक तरह से आपको
आनंद से ना भी भरे तो आगे बढ़ने की एक स्थिति पैदा करे। अब क्या करें? अच्छा चलिए आपको जंगल की तरफ ले जाते हैं। मैंने कहा था कि कई विधाएं हैं, तो क्यों ना आप यात्रा वृतांत का एक छोटा सा हिस्सा सुने। और जंगल खत्म हो रहे हैं, जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, मौसम लगातार बिगड़ रहा है, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी आग। इसको बचाने का एक ही तरीका है कि आप जंगल को बचा लें। तो चलिए एक चित्र जंगल का देते हैं, यात्रा वृतांत का एक छोटा सा हिस्सा। तवा नदी को जानता हूं थोड़ा, देनवा को नहीं, तो यहीं चला आया। मैं सुहागपुर के रास्ते यहां पहुंचा हूं। रास्ता दुर्गम सा था, सो उत्तेजना रोमांच के साथ भय भी था, और संयत होने में घंटों का समय लग गया। एक धुक धुक थी जान को लेकर, जो कुछ कुछ आदिवासी हो जाने पर शांत हुई। देनवा के शीतल जल ने मदद की, और हरियाली से आती मृदुल बयार ने। रास्ते भर पक्षियों की रसीली आवाजें थीं, जिनमें मैं शोर शराबे की स्मृतियों को भूलता गया था। अब बोरी अभयारण्य में मैं अभय हो गया था। यहाँ आकाश से बात करते हैं पेड़, जो बादलों को पार करने की आकांक्षा में डूबे हैं। इन्हें काटे जाने के वहशी निशान अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी शिकारी बंदूक की आवाज अभी तक सुनाई नहीं दी है, न पशुओं की कोई चेतावनी वाली पुकार। बस नैसर्गिक रोमांच से भरपूर है ये वन। बस जीप का शोर और डीजल की गंध मेरा ध्यान भंग करती है। फिर भी जंगल की आवाज में उनका खोना ही हमें जंगल के प्रति वृत्तचित्त रखता है। आवाजों के इस महारास में चीतल की एक तेज गूंजती रूखी सी पुकार है। इस पुकार में कोई आमंत्रण है किसी को पुकारने का। ये जंगल की भाषा में रटिंग कॉल है। ये जंगल की भाषा में रटिंग कॉल है, यानी काम समय की पुकार। चीतल अपने प्रिय को घास के मैदानों से पुकार रही है। इस पुकार में नए आने वाले समय के मधुर जीवन के पते ठिकाने हैं। मैंने रुककर इन आवाजों को स्मृति में बसाने का काम किया। मैंने चीतल के जोड़ों को प्यार करते देखा। मेरे जीवन में ये पुकार इस तरह कभी न थी। मैं इस समय एक चीतल की तरह तुम्हें पुकारना चाहता हूं। मैं इस समय एक चीतल की तरह तुम्हें पुकारना चाहता हूं। अब मित्रों, मैं चाहता हूं कि अब एक दो हिस्से डायरी से पढ़ूं। आप न जाने तरह तरह की विधाओं से गुजरते हुए इस समय क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस भारी माहौल में कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको हल्का रखूं। तो ये मेरी डायरी है, दिनन दिनन के फेर। उसमें से एक हिस्सा सुनाता हूं, बचपन का है। तुमसे मिलके इमली मीठी लगती है, तुमसे मिलके इमली मीठी लगती है, तुमसे बिछड़ के शहद भी खारा लगता है। इसे सुनकर इमली के पेड़ की इज्जत हमारे भीतर बढ़ गई थी। याद है हमारे बचपन की साथी जया, रज्जो, कस्तूरी, इनको इमली बहुत पसंद थी। खासकर पेड़ से तोड़ी गई एकदम ताजा इमली का नाम सुनते हुए उनके मुंह में पानी आ जाता।
हम इमली तोड़कर लाते और उन्हें छका छका कर देते। वे पीछे भागती, चिरौरी करती। उनकी जीभ से तब तक धारे फूट चुके होते, इमली पाते ही जैसे वो सब भूल जाती। उनकी उनकी जीभ से आवाजें आना शुरू होती, अ, ओ, आहा, ई, आदि आदि, जो कि उस खट्टेपन से या उस स्वाद से निकलती। इमली स्वाद के साथ ही नहीं, किन अदाओं के साथ खाई जा सकती है, ये हमने उनसे जाना। इमली ने इस तरह हमारे जीवन में भी स्वाद का एक प्रवेश किया। और हाँ, इमली के बिंब से निकलकर बाहर आए तो एक और खूबसूरत वो कोई मिला, वो कोई और एक खूबसूरत मिला। उसकी बंद आंखों से इमली को स्वाद के चटकारों में हुआ हुआ उसकी बंद आंखों से इमली को स्वाद के चटकारों में हूबहू इस तरह देखना कि जैसा बचपन में देखा था, एक बार फिर ये कहने के लिए दबाव देता है कि इमली, तेरे रस में पूरा दक्षिण भारत ऐसे ही तो पागल नहीं। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, काफी देर से बोल रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं कितना समय हो गया और मुझे कब बंद करना है। मुझे लगता है कि समय काफी हो गया, और जो आखिरी में थोड़ा सा कुछ सुना देता हूँ। वैसे तो मैंने और भी विधाओं की चीजें रखी थी। मुझे लगता है कि मैंने जो कोरोना काल में डायरी लिखी है उसके कुछ हिस्से सुना देता हूँ, और 9 बजने वाला है तो इसको यहीं खत्म करेंगे, जो बचा होगा उसको आगे देखेंगे। तो कुछ टुकड़े हैं डायरी के। छू लिया उसको तो बात चश्मे तर ले जाएगा, छू लिया उसको तो बात चश्मे तर ले जाएगा, आने वाला जाने का सामान लेकर जाएगा, आने वाला जाने का सामान लेकर जाएगा। न घर है कोई अपना, ना कोई पराई छत बची, पांव में लेकर गृहस्थी अब खाना बदोश है। जालिम के इश्क की पुरवाइयां देखो, जालिम के इश्क की पुरवाइयां देखो, हर एक की मोहब्बत में दीवाना हुआ है। हम निकले हैं निपट भूखे नंगे, ना कोई होता खुदा तो होता, ना कोई होता खुदा तो होता। ये शहर बहरा है सबको मालूम है, ये शहर बहरा है सबको मालूम है, ये गूंगा भी है आज मुझे पता चला, ये गूंगा भी है आज मुझे पता चला। तुम्हारा होगा ये हमारा आखिरी आकाश नहीं है, कि तुम्हारी होगी ये तुम्हारी होगी, ये हमारी आखिरी दिल्ली नहीं है। कोई और भी जगह इससे अधिक सुरक्षित है, कोई और भी जगह इससे अधिक सुरक्षित है, ये दिल्ली नहीं है भाई मियां, यहां तो बड़ों की दिल लगी है, यहां तो बड़ों की दिल लगी है। क्या कुछ नहीं देखा, क्या क्या नहीं खोया, फूल से बच्चे राख हुए, कुछ पेट में कुछ भूख से और कुछ इलाज के बिना। देखा ये मंजर
तो सूरज भी नमनाक हो गया, जहां था वहां ही अभी ठहरा हुआ है। यूं तो बहुत सारे चित्र हैं मित्रों, लेकिन एक चित्र उस तरफ का भी जहां लोग निकले हैं और उनका इंतजार हो रहा है। तो गांव में कोई इंतजार कर रहा है, किसी की पत्नी, वो क्या सोचती है? अगर तुम खाली हाथ भी आ जाओ, अगर तुम खाली हाथ भी आ जाओ, जैसे भी हो, मैं तुम्हें गर्म खाना खिलाऊंगी। मैं अपने हाथों से बुनकर तुम्हें धोती पहनाऊंगी। मैं तुम्हारी पगड़ी सजाऊंगी। मैं तुम्हें उन्हीं रंगों में ले जाऊंगी। मैं तुम्हारी नींदों को मधुर सपनों से भर दूंगी। मैं तुम्हें फिर से गभरू जवान कर दूंगी। तुम अगर आ गए, तुम अगर आ गए, तो अब कभी जाने न दूंगी, तो अब कभी जाने न दूंगी। एक और विधा थी, उसमें से मैं सोचता हूं कि वो भी 2-3 मिनट का समय बचा हुआ है तो मैं सुना दूं। इस बीच में मैंने बहुत सारे अनुवाद किए हैं, खासतौर पर विस्थापन को लेकर या इमिग्रेंट्स पोएट को लेकर। तो पॉल सेलान के मैंने अनुवाद किए हैं। वो जर्मन भाषा के बड़े विख्यात कवि हैं। पूर्व में रोमानिया में लिखा करते थे। कई जगह से विस्थापित हुए। रोमानिया से उनको ऑस्ट्रिया भागना पड़ा। स्टालिन के दौर में सोवियत रूस छोड़ना पड़ा। 1945 में बुचारेस्ट गए। 1948 से पेरिस में हैं। तो 2 मिनट बचे हैं, एक ही कविता सुनाता हूं। एक पत्ती वृक्षहीन, एक पत्ती वृक्ष विहीन। बर्तोल्ट ब्रेख्त के लिए एक पत्ती वृक्ष विहीन है। बर्तोल्ट ब्रेख्त के लिए एक पत्ती वृक्ष विहीन है। ये कैसा समय है जब प्रायः बात करना भी अपराध है। ये कैसा समय है जब प्रायः बात करना भी अपराध है। दरअसल इस बातचीत ने चीजों को और अधिक सुस्पष्ट कर दिया है। दरअसल बातचीत ने चीजों को और अधिक सुस्पष्ट कर दिया है। अभी 2 मिनट और बचे हुए हैं। एक छोटी सी कविता और सुना देता हूं। इसका शीर्षक है ओस। ओस, मैं तुम्हारे साथ कूड़े में लेटता हूं। ओस, मैं तुम्हारे साथ कूड़े में लेटता हूं। कूड़े से भरा एक कमरा हम पर जवाबों के ढेले फेंकता है। हम टुकड़े टुकड़े होकर अलग पड़े हैं। हम टुकड़े टुकड़े होकर अलग पड़े हैं और हम टुकड़ों में पुनः एक हो रहे हैं। और हम टुकड़ों में पुनः एक हो रहे हैं। ईश्वर ने रोटी तोड़ी। ईश्वर ने रोटी तोड़ी। रोटी ने ईश्वर को तोड़ दिया। रोटी ने ईश्वर को तोड़ दिया। तो मित्रों, मैं मृगला जी का, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का, ममता जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके साक्षी फाउंडेशन का, जो इस कठिन दौर में बहुत सारा अनुकूल और रेखांकन योग्य काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ किया या नहीं किया, लेकिन जैसा आता है, जैसा कुछ जिंदगी में किया, उसका एक ट्रेलर तो था ही। तो नमस्कार वाजपेयी जी और ममता जी और मृदुला जी। अब आप बताइए कि आपके इम्तिहान में कुछ पास होने लायक नंबर मिले कि नहीं मिले? नहीं, वो नंबर आपको आपके जब पास आप मेरे पास कुछ शब्द है नहीं। वाजपेयी जी आपसे बात कर लेंगे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो नंबर लेने के लिए पहले आप कुछ
एक छोटा सा संस्मरण सुना दीजिए, कहीं से सुनाइए, कुछ भी सुनाइए, छोटा सा एक संस्मरण रह गया आपका। इतनी अब दुनिया टाइम जहाँ की ज्यादा, अब टाइम उतना कहाँ है, 2 मिनट, संस्मरण भी सुना देता। कोई सा 2 मिनट कुछ भी सुनाइए, कुछ भी बताइए। अच्छा, जी जी। आपने मुझे ऐसी जगह लाके फंसाया। नहीं नहीं, इतना खजाना सुनाना भरा पड़ेगा। पड़ा। मास्को वाला सुनाइए, कहीं सुनाइए, कुछ भी सुनाइए, कभी का सुनाइए। 1 मिनट मैं ढूंढता हूँ। ये एक संस्मरण है, जी प्रार्थनाओं से भयभीत। जी जी। माँ को अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो चला है। 35 से ऊपर बरस का वैधव्य, अपने किए का सुख गायब, जो किया धरा परिवार के लिए उसका कोई मूल्य अब शेष नहीं। रहा सहा बीमारी ने तोड़ दिया, आत्मविश्वास में अनेक दरारें, देह में क्षरण, पीड़ा में दिक्कत, भूख से परहेज, दिनों दिन क्षीण होने की कथा, एक अजाना डर कि कोई उनकी हरकतों से नाराज ना होते, बस दिन भर हाथ जोड़े रहना और किसी अपराध बोध में जीना। सुबह की प्रार्थना मृत्यु, रात की अंतिम प्रार्थना मृत्यु, बस मरने के अलावा कुछ और ना सोचने का जैसा संकल्प। रोज ईश्वर को ताने और गालियां, एक ऐसा मनोविज्ञान जिसका कोई इलाज नहीं। मैं एक अचाही मृत्यु की प्रार्थनाओं का चश्मदीद गवाह, मैं एक अचाही मृत्यु की प्रार्थनाओं का चश्मदीद गवाह हूँ, और अशक्त इतना कि बेटा होने पर शर्मसार। प्रेम, प्रतिबद्धता और समर्पण का अब माँ के लिए सिर्फ इतना ही महत्व है कि अंतिम दिन कंधा दे देना, बस। मैं उनकी प्रार्थनाओं से भयभीत हूँ, लेकिन कभी कभी मान बैठता हूँ मानो यही अंतिम विकल्प या मुक्ति ही उसे इन दुखों से तार सकती है। असहायता का ऐसा दृष्टांत कि जैसे पूरा जीवन एक स्थिति के सम्मुख निरर्थक, मैं शायद लड़ते हुए हार रहा हूँ, मैं माँ के साथ रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, बहुत ये मार्मिक। जी जी जी। जल्दी में जो बहुत, आपने कहा, जी जी, बहुत मार्मिक, बहुत। तो बात यह है कि हम बहुत थोड़ा सा ही सुन पाए, हम तो मानेंगे मंडलोई जी से, क्योंकि इतना आपका, अभी मोनिका शर्मा थी इस पटल पे, वो लिख रही थी, वो उनका उनका बेटा जो है वो अपने विद्यार्थियों को आपको कविता पढ़ाती हैं। तो न केवल कविता, आपका नाटक भी कोर्स में है, और इतना कुछ अनुभव, संसार आपका इतना व्यापक है, फिर भी बहुत सब कुछ हमें जो सुनने को मिला, बहुत सारी कविताएं, और बहुत अच्छा लगा, बहुत। और हमारे बहुत सारे लोग तो यहाँ जुड़े हैं, वो, और ममता जी ने बाज पार्टी कर नमस्ते रखी है, उसमें नमस्ते। कई दस और तो उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने निवेदन स्वीकार किया, और जश्न मैं हिंद भी के उन पेश। तमाम मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ जो आज के कार्यक्रम में जुड़े। हालांकि कौन आया मैं पढ़ नहीं पाया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये जी जी। लाइव का कुछ दूसरा वाला सिस्टम है, तो कोई तो नहीं। streamyard.com। जी जी, नहीं नहीं, बहुत अच्छा। तो इसमें क्या है इसमें कि क्या होता है कि मेरी आवाज मुझे सुनाई ना दे, ये तो ठीक है। आप दोनों की आवाज भी और मृदुला की आवाज इतनी धीमी आ रही कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और अभी भी अच्छा समझ में अच्छा नहीं आ अच्छा। रहा। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं। तो बहरहाल आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग पटल पर रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस आपको और आगे चल के कभी फिर हम इस तरह का अवसर मिले और आपको हम सुनते रहें और जी भर के सुने। तो सभी मित्रों का शुक्रिया, और मृदुला जी का बहुत बहुत आभार मृदुला कि जी आइए आप भी। मृदुला जी आप भी आ जाइए। जरूर जरूर, तो नमस्कार। इंशाल्लाह आपका मुलाकात होगी। बहुत आभार। आपकी वजह से हम सबको कुछ अच्छा सुनने को मिला, नहीं तो तरह तरह की बातें होती हैं जो काफी नागवार गुजरती हैं। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। आपका और ममता जी का शुक्रिया, आपने ये पूरी बात संभाली। दुगला जी आप बहुत जी। अच्छा काम कर रही हैं। मैं तो उससे इतना मुतासिर हुआ कि एक बार मुझे कहा गया और मैं आपकी सेवा में हाजिर हो गया। जितना और जैसा अच्छा बुरा कर सकता था वो आपके सामने है। बहुत अच्छा अच्छा। शुक्रिया। कर रहे हैं, आपका काम अच्छे से भी बहुत ऊपर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मेरा काम का सवाल है, जरूर आपको लेके चलूंगी कभी ना कभी, जब ये कोविड जरा थम जाए थोड़ा सा, और अपने जितने मजदूर भाई और बच्चे हैं उनसे आपको मुलाकात शुक्रिया। बहुत बहुत का शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार।